विद्यार्थियों, आपका ये 15वां पाठ जो है पूर्ण हो चुका था और आज इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा और साथ ही साथ अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न। विद्यार्थियों, लिखने से पूर्व आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न भी देखे जो कि पहेलियों के रूप में थे। उन प्रश्नों को आपने अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है ना। और वही प्रश्न आपके जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके रूप में थे वहां पर, और साथ ही साथ अगर परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप वहां से उत्तर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए अपना पहला प्रश्न। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंश में जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 वाक्य हैं, अर्थात 4 श्लोकों के ये 4 जो लाइनें हैं वो हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थान है तो आपने अगर श्लोक ध्यान से पढ़ा है, ठीक है ना, प्रश्नों को ध्यान से समझा है तो आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। तो दीजिए उत्तर, क्या हो सकता है। देखिए, सीमंतिनी शुक्का शांता। यहाँ क्या आएगा विद्यार्थियों, शांता, ठीक है ना। और फिर आगे देखिए इसी श्लोक की अगली लाइन थी राजा को अभूत, ठीक है ना, को भूत, ठीक है, गुणोत्तमः। समझ में आ गया। अगला देखिए कम संजगान कृष्णः, ठीक है ना। कंस को किसने मारा, कृष्ण ने, तो यहां क्या आएगा, कृष्णः, ठीक है। अब आगे देखिए का शीतल वाहिनी गंगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है चूंकि ये वाक्य के रूप में है, ठीक है ना। और अगर प्रश्नवाचक करें तो प्रश्नवाचक यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी प्रश्नवाचक आ जाएगा जैसे श्लोक में है, ठीक है। तो यहां आगे आगे देखिए का शीतल वाहिनी, शीतल वाहिनी, ठीक है, गंगा। समझ में आ गया। आगे देखिए के, ठीक है ना, दार पोषण रताः। क्या आएगा यहाँ पे, दार पोषण रताः, ठीक है। और यहां है क्या, कम बलवंतम न बाधते शीतम, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, बलवंतम। समझ में आ रहा है ना, याद आ रहा है ना आपको कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। इसी प्रकार है। और आगे देखिए वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। तो यहां पर क्या आएगा, पक्षी राजा। और यहां ध्यान रखिएगा ये दूसरी लाइन है और दूसरी लाइन में क्या आएगा, न च शूलपाणि, यानी कि भगवान शंकर नहीं हूं, अर्थात 3 नेत्रों को तो धारण किए हुए हूं। तो यहां पर देखिए त्रिनेत्रधारी, यहां क्या आ जाएगा, त्रिनेत्रधारी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो है श्लोकांश को पूरित किया आपने और इनको आप उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को जोड़ना है, मिलाना है, ठीक है ना, यानी कि सीक्वेंस में लिखना है। इसके सामने क्या आएगा वही लिखना है, ठीक है ना। यहां पर ऊपर नीचे दे रखा है, क्रम भंग है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं। किम कुर्यात कातरो युद्धे, ठीक है ना। कायर युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है ना। तो यहां पर देखिए क्या आना चाहिए, मृगात सिंह पलायते। तो यहां जो ये है इसके सामने आप यूं लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए इनको नंबर दे दिया हमने थोड़ी देर के लिए, क ख ग और घ। तो यहां पर आप लिख दीजिए क, ठीक है ना, या यूं लगा लीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फिर देखिए विद्वत भी का सदा वंद्या। विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या वंदनीय होती है, ठीक है ना। तो क्या आना चाहिए यहां पर, अत्रैवोक्तम न बुध्यते, ठीक है ना, यहीं पर कहा गया है, दूसरी जगह नहीं है। तो ये ख हो गया आपका, ठीक है। फिर है कम संजगान कृष्णः, ठीक है ना, किसको किस व्यक्ति को मारा कृष्ण ने, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या आएगा, काशी तल वाहिनी गंगा। तो ये ग हो जाएगा,
और आगे देखिए कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, किस प्रकार विष्णु पद कहा गया है, तो इसकी आगे वाली पंक्ति है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये घ हो गया। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों? तो आप नंबर लगा के लिख सकते हो या क्रॉसिंग करके, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप उत्तर पुस्तिका में लिखें तो दोनों ही तरीकों से आप ना लिखें, आप इस प्रकार लिखें, सामने लिखें, ना तो नंबर लगाएं ना क्रॉसिंग करें। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते, कम संजगान कृष्णः काशी तलवाहिनी गंगा। ठीक है ना, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। समझ में आ गया ना? आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, यानी जो सही कथन है, सही वाक्य है, उनके सामने आम यानी कि हाँ। ठीक है ना, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम, और जो गलत कथन है, ठीक है ना, उनके सामने न यानी नहीं, इति लिखता, ऐसा लिखो। यथा उदाहरण देके बताया है, सिंह करिणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के वंश को नष्ट करता है, मारता है, तो ये बात सही है, तो यहां पर आम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, ये वाक्य है तो आप पढ़िए, और वैसे उत्तर यहां पर लिख रखे हैं सामने, तो आप यहां पर क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, क्या ये सही है? कातरो युद्धे युध्यते, कायर युद्ध में युद्ध करता है क्या? जी नहीं, भाग जाता है, पलायते। ठीक है ना, तो ये वाक्य तो गलत हो गया, और गलत के सामने हमें क्या लिखना है? न, तो हमने लिख दिया न। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो आम लिखिएगा, लिख दिया आम। ठीक है, फिर आगे देखिए तीसरा, मृगात सिंह पलायते। ठीक है ना, ये एक पंक्ति है यहाँ पर श्लोक की, जो कि सही है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ क्या लिखा? आम। फिर आगे देखिए, कंसः जगान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा, क्या बात सही है? नहीं, कृष्ण ने कंस को मारा था। ठीक है ना, और यहाँ क्या लिखा है? कंस ने कृष्ण को मारा, तो गलत है ना वाक्य, तो क्या लिखेंगे आप? न। ठीक है, फिर आगे देखिए, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, जी हाँ, ये भी श्लोक की अंतिम पंक्ति है, तो ये सही है, तो क्या लिखेंगे? आम। फिर आगे देखिए, जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत कृष्ण का पुत्र है या था, तो यहां पर देखिए कृष्ण का पुत्र था क्या? जी नहीं, इंद्र का था, तो ये वाक्य गलत हो गया, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? न। समझ में आ गया ना? आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा करना है। यहां पर देखिए, करिणाम कुलम, पहला पद क्या है? करिणाम कुलम। अब पहले से ये दो पदों में है, तो आप सोच रहे होंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? देखिए, करिणाम धन कुलम, यहां पर अनुस्वार संधि है। ठीक है ना, हल संधि का उदाहरण है, हल संधि का भेद है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कहां होती है विद्यार्थियों? जहां देखिए पद के अंत में म आए और उसके आगे यानी कि अगले पद में कोई व्यंजन वर्ण आता है, तो यहां पर देखिए कुलम में क और उ, यानी कि क पहले आ रहा है तो व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में म को अनुस्वार हो जाता है। जब म को अनुस्वार हुआ तो यहां पर देखिए ण के ऊपर जो है क्या आ गया? अनुस्वार आ गया। और यदि हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, अगर स्वर आता है तो यहां पर म को अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो हमारा पद क्या बना? करिणाम कुलम। आगे देखिए, को भूत, ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि यहां उत्व विसर्ग संधि है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कह अभूत। याद आ रहा है ना विद्यार्थियों? विसर्ग को उत्व, ठीक है ना, होकर गुण होकर ओ हो जाएगा, और अ को अवग्रह हो जाएगा पूर्व रूप संधि के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां को भूत बन गया। ठीक है, आगे देखिए, अत्रैवोक्तम, यहां पर देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था अत्र एवोक्तम। ठीक है ना, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अत्र एवोक्तम। यहां वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया ये,
और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अत्र एव उक्तम। ठीक है ना, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। यानी यहां वृद्धि संधि और यहां पर गुण संधि, दो संधियां यहां पर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इस प्रकार भी लिखें और इस प्रकार भी लिख लेवे। आगे बात समझ में, आगे देखिए वृक्षाग्रवासी। ठीक है, तो यहां आ रहा है तो इसका मतलब यहां वृक्ष और अग्रवासी। ठीक है ना, अग्रवासी यहां दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे देखिए त्वग वस्त्रधारी, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, त्वक धन वस्त्र धारी। ठीक है, और आगे है विभ्रन्न, तो यहां पर देखिए नुट का आगम हुआ है, विभ्रन्न, विभ्रन धन अ। ठीक है ना, तो विभ्रन धन अ, न नुट का आगम होगा तो एक न और आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर विभ्रन बन जाएगा। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, तो ये संधि विच्छेद है जिनको आपको इस प्रकार लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है ना, समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। यहां लिंग, विभक्ति और वचन को बताना है। जैसे यहां पर देखिए करिणाम, ठीक है ना, ये पद है, इसमें पुल्लिंग है, षष्ठी है और बहुवचन है। तो इसी प्रकार इन पदों के भी बताने हैं। तो यहां पर देखिए कस्तूरी जो है आपके पास में क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है ना, और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है ना, और वचन कौन सा है, एक वचनम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा देखिए युद्धे। ठीक है ना, तो यहां पर जो है युद्ध जो है वो नपुंसक लिंग में है। ठीक है ना, और यहां पर सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी, और यहां पर एक वचनम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और सीमंतिनीषु यहां पर जो है ये स्त्रीलिंग है। और यहां पर सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? और बलवंतम में यहां पर जो है पुल्लिंग का है ये, और द्वितीया का एक वचन है। क्या है, द्वितीया का एक वचन है, शूलपाणी ही। ठीक है ना, ये भी पुल्लिंग का है, और यहां पर जो है प्रथमा है। ठीक है ना, और यहां एक वचन है, शक्रस्य, यहां पर ये पुल्लिंग का ही है, और षष्ठी विभक्ति है, और एक वचन ही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से लिखना है। उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे आप, इस प्रकार उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर लिखेंगे। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है आपका, अ विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को मिलाना है। ठीक है ना, संयोजन करना है। अब देखिए कैसे, जायते, जायते का मतलब होता है आपके पास में जन्म लेता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मरता है। तो यहां देखिए शांता यानी शांत स्वभाव वाली, पलायते यानी भागता है, म्रियते यानी मरता है। तो इसका कनेक्शन किससे हो जाएगा, यहां। समझ में आ गया? आगे देखिए वीरह, वीर, ठीक है ना, बहादुर, तो इसका उल्टा क्या होगा, कायर, कमजोर। तो यहां देखिए इन तीनों का अर्थ तो नहीं है। चौथा है कातरह यानी कायर, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर आगे देखिए अशांता यानी अशांत जो होता रहता है या होती है। ठीक है ना, तो यहां पर इसका उल्टा क्या होगा, शांता, तो यहां शांता यहां से। ठीक है, फिर आगे देखिए मूर्खई, मूर्खों द्वारा, तो मूर्ख का उल्टा क्या होगा, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानी लोगों के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए विद्वत भी, विद्वानों के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए अत्रैव, यहां पर ही, तो इसका उल्टा क्या होगा, वहां पर ही।
तो यहाँ पर क्या है, ये रहा देखिए, तत्रैव, अत्रैव यहाँ पर ही, तत्रैव वहां पर ही। आगच्छति आता है और पलायते भाग जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको समझना है। और लिखना कैसे है, लिखना इस प्रकार है, जायते म्रियते, वीरः कातरः, अशांता शांता, मूर्खै विद्वद्भिः, अत्रैव तत्रैव, आगच्छति पलायते। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, समानार्थकम पदम लिखत। ये छठे का ही है विद्यार्थियों, ये छठा प्रश्न जो है उसी का आ है। और यहाँ पर देखिए कोष्टक में पद दिए हुए हैं, तो समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चुनकर लिखना है। आप सभी को पता है विद्यार्थियों, करिनाम का मतलब क्या होता है, हाथियों का। तो यहाँ देखिए अश्वा नाम यानी घोड़ों का, गजा नाम यानी हाथियों का, गर्दभा नाम यानी गधों का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गजा नाम। समझ में आ गया। फिर है अभूत यानी कि हुआ, भूतकाल की बात है। तो यहाँ अचलत यानी कि चला, असत यानी हंसा, अभवत यानी कि हुआ। तो यहाँ पर अभवत उत्तर होगा। ठीक है। फिर आगे देखिए वंद्या यानी वंदनीय। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वंदनीय, स्मरणीय, कर्तनीय। वंदनीय का मतलब पूजा करने योग्य यानी वंदन करने योग्य, स्मरणीय स्मरण करने योग्य, कर्तनीय यानी काटने योग्य। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, वंदनीय। समझ में आ रहा है। आगे देखिए बुद्ध्यते यानी कि समझता है, जानता है। लिख्यते लिखता है या लिखा जाता है। अवगम्यते समझा जाता है। पठ्यते पढ़ा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर, अवगम्यते। ठीक है। घटः यानी घड़ा। तो तड़ाग यानी तालाब, नल यानी कि नल। ठीक है ना। कुंभ यानी घड़ा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, कुंभ। फिर है संजगान यानी कि मारा। अमारयत, अखादत, अपिबत। अपिबत का मतलब पिया, अखादत यानी खाया, अमारयत यानी मारा। तो यहाँ अमारयत उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इनको इस प्रकार आपने समझा। और अब आगे देखिए इनको लिखना कैसे है। यहां पर देखिए करिनाम, गजानाम, अभूत, अभवत, वंद्या, वंदनीय, बुध्यते, अवगम्यते, घटः, कुंभः, संजगान, अमारयत। ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न है, कोष्टकांतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। यहाँ कोष्टक में जो पद दिए गए हैं देखिए, इनमें विभक्ति का, सही विभक्ति का प्रयोग करते हुए कहानी के अनुसार इस अनुच्छेद को, छोटे से अनुच्छेद को पूरा करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए एकः काकः, एक कौवा, डयमानः आसीत्। ठीक है ना, उड़ता हुआ था। समझ में आ रहा है। तो कहां, आकाश में। तो यहां आकाश शब्द है और आकाश में जो है वो सप्तमी में आता है। तो यहां सप्तमी का एक वचन क्या हो जाएगा, आकाशे। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए तृषार्थः, प्यास से, सह वह। ठीक है ना, प्यासा वह, अन्वेषणम करोति, अन्वेषण करता है। ठीक है ना, अन्वेषण करता है किसकी, जलम। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जल का अन्वेषण करता है। तो का यहां षष्ठी विभक्ति आएगी, तो जलस्य। ठीक है ना, जल का अन्वेषण करता है। फिर है तदा तब, सह यानी वह, घट घड़ा। ठीक है, देखता है और उसमें। ठीक है ना, यानी घड़े में। तो यहां सप्तमी आएगी, स घटे यानी घड़े में, अल्पम थोड़ा सा, कम, जलम पश्यति जल को देखता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए सह उपल, उपल कहते हैं पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको। तो आनीय लाकर, अब एक तो लाएगा नहीं, बहुत सारे लाएगा। तो यहां उपलानी। ठीक है ना, स उपलानी आनीय यानी लाकर। जब घड़े में पानी कम था, आपने प्यासे कौवे की कहानी अच्छे से सुनी होगी विद्यार्थियों, तो वही कहानी यहां पर है। ठीक है ना, तो वो घड़े में पानी कम देखता है तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ला करके उसमें गिराने लगता है। तो आनीय घट यानी कि घटे, घड़े में। ठीक है ना, पातयति गिराता है। फिर है जलम। ठीक है ना, जल जो है घड़े के ऊपर आ गया। ठीक है ना, तो घटस्य
उपरि आगच्छति, ऊपर आ गया, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, तृप्यति तो यहां पर है काकः, तो कौवा जो है यहां पर क्रिया के अनुसार करता आएगा, तो काकः प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, काकः, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर इस प्रकार ये जो है हमने इसको भरा, और लिखना किस प्रकार है देखिए यहाँ पे, एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था, तृषार्तः प्यासा, सह वह जलस्य अन्वेषणम करोति, जल का अन्वेषण करता है, जल खोजता है, तदा तभी सह घटे, वह एक घड़ा देखता है और घड़े में अल्पम जलम पश्यति, थोड़ा सा जल देखता है, सह उपलानि आनीय, वह पत्थर के टुकड़ों को लाता है और घटे पातयति, घड़े में गिराता है, जलम घटस्य उपरि आगच्छति, जल घड़े के ऊपर आ जाता है, यानी कि घड़े में ऊपर आ जाता है पानी, और काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, और कौवा आनंद के साथ जल पी करके तृप्त हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर थे जो कि आपने अच्छे से पूर्ण कर लिए हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, आपके इस पाठ के पीछे कुछ योग्यता विस्तार दे रखे हैं जो अन्य पहेलियों के रूप में है, तो आइए जानते हैं वो कौन सी है। देखिए योग्यता विस्तार, पहला है यहाँ पर, उत्तर भी आपके साथ में ही दे रखा है, तो यहाँ पर समझेंगे ये उत्तर क्यों है, कैसे है। तो देखिए, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेनः, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्रः। अर्थात चक्री, ठीक है ना, चक्री रहता है, घूमता रहता है, जैसे चक्र घूमता रहता है वैसे ही, ठीक है ना, चक्री रहता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। त्रिशूली, त्रिशूल के समान नजर आता है, यानी कि उसके सींग हैं, तो जैसे दूर से ऐसा लगता है जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल हो, ठीक है ना। लेकिन नहीं हरहो, यानी कि शिव भी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के पास त्रिशूल होता है ना, ठीक है ना। तो यहां पर उसके सींग जो है त्रिशूल के समान नजर आते हैं, तो वो जो है हर भी नहीं है, हर का मतलब भगवान शंकर भी नहीं है, और विष्णु भगवान चक्र को धारण किए हुए होते हैं, तो यहां पर वो भी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि चक्र के समान रहता है वह, तो विष्णु भी नहीं है, और त्रिशूल के समान उसके सींग नजर आते हैं, लेकिन वह क्या नहीं है, शिव भी नहीं है। महान बलिष्ठो, महान बलवान है, न च भीमसेन, लेकिन भीमसेन नहीं है, महान ताकतवर होने के साथ साथ भीमसेन नहीं है, ठीक है ना। स्वच्छंदगामी, स्वतंत्र है, कहीं भी जाने में स्वतंत्र है, न च नारदो अपि, लेकिन नारद नहीं है। नारद विद्यार्थियों, हमारे देवी देवताओं के अंतर्गत नारद एक ऐसा चरित्र है जो मतलब स्वच्छंदगामी होता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो ये यहाँ पर कहा है कि स्वच्छंदगामी है लेकिन नारद नहीं है। सीता वियोगी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो सीता का मतलब जो धरती होती है और उसको मतलब चलाने के लिए, उसको जोतने के लिए हल की आवश्यकता होती है, तो उससे जो वियोगी है यानी अलग हो रखा है ऐसा, ठीक है ना। तो सीता का मतलब यहाँ धरती से है, ठीक है ना, तो यहाँ उससे जो अलग है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो न च रामचंद्र, लेकिन वह रामचंद्र नहीं है। तो कौन हुआ विद्यार्थियों, वृषभ, यानी बैल, बैल के विषय में यहाँ पर कहा है। तो देखिए कैसे कि वह हमेशा चक्कर लगाता रहता है, इसलिए चक्री उसे कहा है, और त्रिशूली यानी कि उसके सींग होते हैं, पहने पहने जो त्रिशूल के समान नजर आते हैं, और लेकिन वह ना तो भगवान शंकर है और ना ही विष्णु है। महान बलवान है, बलिष्ठ है, लेकिन भीमसेन नहीं है, पांडवों का जो भीमसेन है वो नहीं है, और हमेशा कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन नारद भी नहीं है, और जो हल चलाते हैं खेत को जोतने के लिए उससे वियोगी है, यानी उससे अलग है, ठीक है ना, लेकिन रामचंद्र नहीं है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी सीता से अलग हो गए थे ना, वनवास चले गए थे, तो वहां पर रावण ने अपहरण कर लिया था इस वजह से। तो ये सारी विशेषता है, लेकिन वो रामचंद्र नहीं है। तो कौन हुआ, वृषभ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं अगली पहेली की ओर। अगली पहेली देखिए, न तस्या आदि
ठीक है, न तस्य, ठीक है ना, आदि, ठीक है, और फिर है न यानी न वर्ण, ठीक है ना, तस्य आदि यानी कि उसका आदि है, यानी कि शुरुआत का वर्ण न है, ठीक है ना। न और न जो है तस्यांतः, तस्य अंतः का मतलब है उसका अंतिम भाग, न उसका अंत है। कहने का मतलब देखिए यहां पर न तो पहले है और न ही क्या है, अंत है, ठीक है। मध्य बीच में यस्य यस तस्य तिष्ठति, यह बीच में क्या है, यह जिसके बीच में है, ठीक है ना। तवाप्य अस्ति तुम्हारे भी है, ममाप्य अस्ति मेरे भी है, यदि जानासी यदि जानते हो, तद्वद तो बोलो, ठीक है ना, यानी कि नेत्र, नयन। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों, ठीक है ना। न तो शुरुआत में है, न अंत में है, और बीच में यह है नयन, ठीक है ना। तो जो है वो तुम्हारे भी है और मेरे भी है, तो बताओ क्या है, नयन यानी कि नेत्र, ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ग अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, ठीक है ना। अपदो यानी कि बिना पैर वाला हूं, दूरगामी दूर तक जाता हूं, साक्षरो और साक्षर हूं, ठीक है ना, न च पंडित लेकिन पंडित नहीं हूं, अमुखः मेरे मुख नहीं है, स्फुटवक्ता च लेकिन स्पष्ट बोलता हूं, मेरे मुंह नहीं है लेकिन फिर भी स्पष्ट बोलता हूं, यो जानाति जो जानता है मुझे, स पंडित वही पंडित है। तो ऐसा कौन हुआ, पत्र, ठीक है ना। क्या, पत्र, जो पत्र होता है उसके पैर भी नहीं होता, ठीक है ना, फिर भी वो चला जाता है गंतव्य पे, दूर तक जाता है, साक्षर है, ठीक है ना, लेकिन पंडित नहीं है, और क्या है, मुंह नहीं है लेकिन फिर भी वो बोल देता है, ठीक है ना। तो जो जानता है वही पंडित है, अर्थात ये सब जानता है वह पंडित है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, पत्र। इस पहेली का अर्थ क्या हुआ, पत्र, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहां पर देखिए आपने जो 15वां पाठ है वो पूरा कर लिया है अन्य पहेलियों के साथ, योग्यता विस्तार के साथ में। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपकी जो पाठ्य पुस्तक में 15 पाठ है वो हो चुके हैं पूरे। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इन 15 पाठों को पढ़ा होगा, समझा होगा और आत्मसात किया होगा, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया होगा, ठीक है ना। और ये मेरे साथ जो दौर रहा आपका, ठीक है ना, जो यात्रा रही वो बहुत अच्छी रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे मैं आपसे मिलूंगा व्याकरण के भाग में, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो व्याकरण का विषय है वह लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तो मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।